आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है अंशों का निर्गमन। क्या बात करने वाले हैं? अंशों का निर्गमन। तो हमारा पार्टनरशिप वाला जो पोर्शन था, साझेदारी फर्म वाला पोर्शन था, वो पूरी तरीके से क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, आपको पता है आपने साझेदारी फर्म पढ़ा है, तो साझेदारी फर्म में हम लोग साझेदारी फर्म का आधारभूत सिद्धांत पढ़े, फिर हम लोगों ने साझेदारी का परिवर्तन पढ़ा, मतलब पुनर्गठन पढ़ा, फिर उसके बाद साझेदारी में हम लोग पुनर्गठन से पहले हम लोग ख्याति पढ़े। देखो कितना चैप्टर पढ़े, सुनना। पहला हम लोग पढ़े आधारभूत सिद्धांत, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ख्याति, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या? पुनर्गठन, चौथा हम लोगों ने पढ़ा साझेदार का प्रवेश, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु, और छठवां हमने पढ़ा क्या? साझेदारी फर्म का विघटन। ये तकरीबन 6 चैप्टर्स हम लोग को पढ़े हैं। और पता है इस 6 चैप्टर से मिलाकर एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा पता है? तकरीबन 36 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म से, मतलब साझेदारी वाली पोर्शन से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा? 36 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ गए? और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कंपनियों के लेखे। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोग को मैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी के लेखे, कंपनी लेखे या कंपनियों के लेखे पढ़ने वाले आज हम लोग, कंपनी के खाते। तो इसमें मेन जो 2 चैप्टर्स है, इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आएगा आप लोगों का अंशों का निर्गमन, और दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो है तुम लोग का ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन। ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स है। और गौर किया जाए तो ये ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन तो जनरली ना के बराबर का चैप्टर है। जनरली से एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आता भी है तो उसके ऑप्शन में किसका रहेगा? ऑप्शन में आता है, और अंशों का निर्गमन उसके ऑप्शन में रहेगा। या फिर अगर अंशों का निर्गमन पढ़ोगे तो पूरा 2 कॉपी किसका है? ऋण पत्र का निर्गमन। मतलब ये पढ़ लिए, समझ लो ये बिल्कुल आपको क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आने लगेगा। समझ में आया? 2 चैप्टर्स, और दोनों चैप्टर से मिला के, अरे दोनों चैप्टर क्यों, इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आउट कर देता हूँ। ऋण पत्रों के निर्गमन को मैं आउट ही रखता हूँ। ठीक है, सिर्फ अकेला ये अंशों का निर्गमन चैप्टर से 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सोचो 6 चैप्टर पढ़े हो आप, तो वहां से आपका 36 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप खुद प्रिडिक्शन लगाओ, आप खुद कैलकुलेशन करो कि 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 6 चैप्टर से, पूरा 6 चैप्टर्स था यहाँ पे, और 6 चैप्टर से 36 नंबर का क्वेश्चन। और इस अकेले चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन? 24। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा क्वेश्चन पेपर में ये चैप्टर छाया रहेगा। जनरली कहने को यहाँ पे 2 चैप्टर होते हैं, परंतु छाया कौन रहेगा, मतलब मेन चैप्टर कौन है यहाँ पे? अंशों का निर्गमन, यानी अकेला चैप्टर, यानी एक अकेला चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लो, मतलब पास होने की गारंटी तो भैया है। समझ में आया? जनरली हम लोग साल का आधा साल तो किस में लगा देते हैं? ऋण साझेदारी फर्म में हम लोग आधा साल लगा देते हैं, और ये पोर्शन को ऐसी लाइटली पढ़ते हैं, वही गलती करते हैं, हमारा नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको स्ट्रांगली पढ़ना है हम लोग को, अंशों का निर्गमन को। आया बात समझ में? और तुम लोग को पता लगेगा, अभी पढ़ोगे तुम लोग को सबसे ईजी चैप्टर है ये, पूरे बुक का सबसे ईजी चैप्टर कोई है तो वो है क्या? अंशों का निर्गमन। बहुत ईजी चैप्टर है। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर है, तो ध्यान रहेगा इस बात का। इसको लिखना चाहोगे कि नहीं लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे तो 24 नंबर का पूरा पेपर में छाया रहेगा भाई, ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिला के देखो आपका 60 नंबर का तैयारी तो यहाँ हो ही जा रहा है। तो बच्चों देखो, अब हम लोग अंशों का निर्गमन चैप्टर पढ़ने वाले, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ये अंश क्या होता है। ठीक है, अंश क्या होता है समझो। देखो जैसा कि आप लोग पढ़ाई करते आ रहे हो, याद होगा 11वीं में आप लोग पढ़ते थे, तो 11वीं में आपने एक व्यापार के बारे में पढ़ा था। जनरली व्यापार का स्वरूप देखो बदलता कैसे गया। तो जनरली हम लोग किस में पढ़ने वाले थे? व्यापार पढ़ते थे, याद है? और व्यापार में एक अकेला मालिक होता था, याद है कि नहीं है? एक अकेला मालिक व्यापार में क्या लगाता था? पूंजी लगाता था, और अपने ही कुछ पूंजी लगाया, जैसे 100 रुपये इसने क्या लगा दिया? पूंजी लगा दिया, और अपने ही एरिया के, भाई पूंजी लगाया तो कॉमन सी बात है, छोटा सा एरिया उसका रहा होगा, उस एरिया के लोगों का डिमांड क्या करता होगा? पूरा करता होगा। जब छोटा सा बिजनेस है, अकेला व्यक्ति पूंजी लगा रहा है, तो कॉमन सी बात है वो अपने ही एरिया के लोगों का डिमांड क्या करता होगा? पूरा करता होगा। जो उसके एरिया में लोग रहते हैं ना, छोटा सा एरिया, उन लोगों का डिमांड पूरा करता होगा। तो कॉमन सी बात है, अपने एरिया की डिमांड को पूरा कर रहा है, तो मतलब वहाँ पे पूंजी भी इसकी क्या लगेगी? कम ही लगेगी। ज़्यादा पूंजी इसको क्या होगी? लगेगी नहीं। ठीक है, समय बदला, इसके व्यापार का दायरा और ज़्यादा क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब इसका व्यापार केवल एक एरिया तक का सीमित नहीं रह गया, उसमें तकरीबन 3-4 एरिया क्या हो गए? शामिल हो गए। अब इसके पास माल मंगने, ये केवल 3-4 एरिया की डिमांड पूरा कर रहा है। तो अगर 3-4 एरिया की डिमांड को पूरा करोगे तो उतना ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा। ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा तो ज़्यादा पूंजी की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो व्यापार देखो अब इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया व्यापार। अब क्या हुआ? व्यापार में अब पूंजी की आवश्यकता जब पड़ी तो पता चला कि भाई व्यापार में कम से कम अगर 5-6 एरिया के डिमांड को पूरा करना है तो व्यापार में 500 रुपये पूंजी लगाना पड़ेगा। कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? लेकिन इस व्यक्ति की जो क्षमता थी बेचारे, चलो इसका नाम क्या था? ए था। ये जो ए नाम की व्यक्ति की क्षमता थी, बेचारे की क्षमता कितनी थी? 100 रुपये की क्षमता थी।
100 रुपये ही पूंजी लगा सकता था, 500 रुपये पूंजी लगाने की उसकी क्षमता नहीं थी। वो खूब मेहनत किया, इतना पैसा कमाया था। वो बोला भैया ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना लगा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितने की है, 250 रुपये लगाने की, भैया 500 तो मैं नहीं लगा सकता। तो क्या बिजनेस को बढ़ाए नहीं, बिजनेस को ही रोक दे, केवल 4-5 एरिया तक ही सीमित रहे या एक एरिया तक सीमित रहे? तब फिर क्या किया उसने, अपने दोस्त को बुलाया और अपनी समस्या बताई। तो उसका दोस्त बोला कोई बात नहीं बॉस, मैं भी तेरे को कितना दे देता हूँ, चल 250। हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस व्यापार में 500 रुपये पूंजी लगाते हैं और उस सभी एरिया के, जो तेरे पास एरिया के लोग डिमांड करने आ रहे हैं, उन सब के डिमांड को क्या कर देते हैं, अपन फुलफिल्स कर देते हैं। आई बात समझ में? यहाँ से एक व्यापार में किसका जन्म हुआ, साझेदारी का। देखो व्यापार का दायरा बढ़ा और किसका जन्म हुआ, साझेदारी का जन्म हो गया। आया बात समझ में? पहले व्यापार अकेला मालिक होता था, फिर व्यापार का दायरा बढ़ा तो साझेदारी फर्म में क्या लिया, जन्म लिया। अब इनका व्यापार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इनका जो व्यापार है ना, इतना बड़ा हो गया इनका व्यापार कि अब पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग, पूरे दुनिया यानी कि पूरे विश्व के लोग इनके पास माल मांगने क्या होने लगे, आने लगे। इस ए और बी के पास क्या मांगने लगे, बोले भाई हमको हमारा डिमांड पूरा कर दो भाई इनके पास। अब इनका बिजनेस का जो दायरा है वो केवल एक एरिया, 2 एरिया, 10 एरिया तक सीमित नहीं रहा, गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा, अब पूरी दुनिया इनसे मांग कर रही है। तो यार सोचो, अगर पूरी दुनिया मांग करेगी तो उसके व्यापार का पूंजी क्या होगा, उस पूंजी का दायरा क्या होगा? भाई पूंजी तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बड़ी पूंजी लगेगी। तो इन्होंने सोचा यार जब पूरी दुनिया डिमांड कर रही है हम लोगों से, तो उस व्यापार में हमारा पूंजी कितना लगेगा। तो इन्होंने पता किया, तो मान लो उनको लगा कि पूंजी कितना लगेगा, तो मान लो उनको पता चला कि भाई पूंजी कितना लगेगा, 10 लाख रुपए उनको पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और फर्ज करो 10 लाख इतनी बड़ी रकम है जो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो गया, फेल हो गया। तब इन्होंने सोचा कि भाई पूरी दुनिया का व्यापार को, डिमांड को पूरा करना, कैसे पूरा करें। अब कैसे पूरा करें भाई, क्या करें? अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें कि अपॉर्चुनिटी को भुनाएं? बताओ आप ही लोग। नहीं छोड़ेंगे सर, अपॉर्चुनिटी को तो हम क्या करेंगे, भुना कर ही रहेंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, पूंजी कितना लगाया गया, 10 लाख रुपए। तब इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या लगाया, दिमाग लगाया। क्यों ना पूरे व्यापार की पूंजी, पूरे दुनिया की पूंजी, मतलब दुनिया का डिमांड को अगर पूरा करना है तो दुनिया से ही 10 लाख रुपए क्या किया जाए, अरेंज किया जाए। किससे अरेंज किया जाए, पूरी दुनिया से अरेंज किया जाए। क्यों ना 1 लाख लोगों से, कितने लोगों से, 1 लाख लोगों से अगर हम 10-10 रुपए बतौर पूंजी ले लें तो कितना रुपए आ जाएगा बॉस, 10 लाख रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? आ जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, उससे व्यापार करेंगे और व्यापार करके दुनिया को पैसा क्या कर देंगे, लौटा देंगे। तो देखो यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, बदल गया। इस बार देखो मालिक कौन है, मतलब तकरीबन कितने लोग मालिक है, बताओ यहाँ व्यापार के मालिक कितने लोग हैं? 1 लाख लोग मालिक है। कितने लोग मालिक है, 1 लाख। पूरी दुनिया में फैले हुए उनके मालिक, इसी को बोलते हैं अंशधारी। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस व्यापार के मालिक कितने हैं, 1 लाख लोग। अब आप बोलोगे सर ये ए और बी का फिर कैरेक्टर क्या रहेगा, क्या ए और बी मालिक कहलाएंगे? नहीं भाई, ए और बी मालिक नहीं कहलाएंगे। क्या ए और बी ने पूंजी लगाया, अभी नहीं लगाया। तो ए और बी जो है ना उस व्यापार के क्या बन गया, एक निदेशक की तरह बन गया, डायरेक्टर बन गए व्यापार के। क्या बन गए, निदेशक, यानी क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए। पर्दे के पीछे से काम करना चालू किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला, भैया हमको पैसा मत दो, हमारे व्यापार को पैसा दो। और उन्होंने व्यापार को दिखाकर, इस व्यापार को दिखाकर क्या किया, दुनिया से पैसा बटोरना चालू किया। बोला 1 लाख रुपए, 1 लाख लोगों के पास गए, बोले ज्यादा नहीं भैया, 10-10 रुपए पूंजी लगाओ, 10 रुपए पूंजी लगाओगे, जितना पूंजी लगाओगे हम उस 10 रुपए से व्यापार करेंगे और उसमें लाभ कमाएंगे और लाभ में हिस्सा आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। तो सारे दुनिया के लोग बोले अच्छी बात है भाई, ठीक है देते हैं। तो सब 10 रुपए कौन सी बड़ी बात थी, 10-10 रुपए 1 लाख लोगों से मिल गया और उस 10 रुपए से व्यापार किया और व्यापार में पूंजी लगाया। ठीक है, लेकिन इस व्यापार में अपना फेस सामने नहीं रखा इन्होंने, क्योंकि अपना कोई इंसान अपना फेस सामने रखेगा तो कोई उसको पैसा नहीं देने वाला। तो उन्होंने बोला भैया हमको पैसा मत दो, इस व्यापार को पैसा दो। तो ये व्यापार जो है, जो पहले एक एकाकी व्यापार था, बाद में वही व्यापार क्या बना, साझेदारी फर्म बना। वही व्यापार क्या बन गया, साझेदारी फर्म। और आगे चल के यही व्यापार जब पूरी दुनिया से आप क्या कर रहे हो, पूंजी इकट्ठा कर रहे हो, तो इसको क्या बोला गया, कंपनी बोला गया। क्या बोला गया, कंपनी। ये होता है कंपनी। क्या बोला गया इसको, कंपनी बोला गया। इस व्यापार को तो इन्होंने क्या बोला, ए और बी ने, कि भैया ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के में 10 रुपए आप क्या लगाइए, पूंजी लगाइए। 1 लाख लोगों के पास गया, बोले 10 रुपए पूंजी लगाइए। इस तरह से कंपनी के पास कितना रुपए आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। 10 लाख रुपए इन्होंने व्यापार में क्या किया, लगाया, उससे व्यापार किया, जो भी लाभ कमाया उनको लाभ क्या कर दिया, लौटा दिया। ओके, खुश हो गए सबके सब। इस तरह से देखो बिजनेस का दायरा कहाँ, अकेला आदमी से बिजनेस स्टार्ट हुआ था और आज देखो बिजनेस कहाँ पहुंच गया, कंपनी के रूप में पहुंच गया। आया बात समझ में कि नहीं आया?
तो ये जो होता है, अब देखो सुनो, अभी तक इस चीज को पूंजी बोलते थे। क्या बोलते थे? जब अकेला आदमी पैसा लगाता था या 2-3 आदमी मिलकर पैसा लगाते थे उसको अपन पूंजी कहते थे। लेकिन यहां पर पूंजी देखो 10 लाख रुपए है और कोई एक आदमी नहीं लगा रहा है पूंजी, 1 लाख लोग क्या लगा रहे हैं? पूंजी लगा रहे हैं। तो इस 10 लाख को हम लोग पूंजी नहीं कहेंगे बल्कि अंश पूंजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? अंश पूंजी। अंश पूंजी का मतलब होता है अंश। अंश मतलब टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। शेयर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? शेयर। कुछ खाते हो तो बोलते हैं ना यार मेरे को भी शेयर करना, तो ये होता है ना, मिल के अपन जब खाते तो कई बार अपन शेयर करते हैं ना, एक समोसा में 10 दोस्त तो अपन क्या कर लेते, खा लेते, कई बार होता है ना। नहीं भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ, आपके साथ नहीं हुआ क्या? तो भाई 10 दोस्त मिल के खा लेते एक समोसा में ही। शेयर करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर करना बोलते हैं। मतलब देखो एक पूंजी, यहाँ इस व्यापार की पूंजी कितनी थी? 10 लाख, लेकिन अकेला व्यक्ति नहीं लगा रहा है, 1 लाख लोग मिलकर लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एक पूंजी नहीं बोलेंगे, अंश पूंजी। मतलब ये पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुई है। और कितने रुपए के टुकड़ों में बटे हुई है? 10 रुपया। तो इस 10 रुपए के टुकड़े को अपन बोलेंगे सम मूल्य। अंश का क्या बोलेंगे? सम मूल्य, या फिर इसको एक अंश का प्रति मूल्य बोलेंगे, प्रति अंश मूल्य। क्या बोलेंगे? प्रति अंश मूल्य। सम मूल्य बोलोगे या फिर प्रति अंश मूल्य बोलोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? और ये जो 1 लाख है इनको क्या बोलोगे? अंश बोलोगे। क्या बोलोगे? अंश। यानी इस व्यापार में 1 लाख अंश है। कितने अंश है? 1 लाख अंश है। अब अंश की कीमत 10 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कितना भी अंश की कीमत हो सकती है। हाँ भाई बिल्कुल। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों अंशों की कीमत होती है। देखो व्यापार का स्वरूप कैसे आगे बढ़ता चला गया और बदलता चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी को क्या बोला गया? कंपनी बोला गया। क्या बोला गया? कंपनी। तो देखो कंपनी के बारे में जानोगे, बोलो कि सर ये कंपनी क्या होती है? तो देखो यार कंपनी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी एक तरह का व्यापारी होती है, परंतु कंपनी को ना, ये कंपनी क्या होती है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कानून द्वारा निर्मित होती है और कृत्रिम व्यक्ति होती है। देखो तो कंपनी क्या है? व्यापार की तरह है। तो देखो व्यापार की तरह इसकी विशेषताएं क्या है? कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है? तो देखना कंपनी की विशेषताएं। तो कंपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहला विशेषता होता है कृत्रिम व्यक्ति। क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति। जैसे मैं, आप, जैसे व्यापार था ना, मालिक ए था, फिर ए और बी व्यापार के मालिक बने, है ना, मैं हूं, आप हुए, हम लोग सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति। हम लोग कैसे व्यक्ति हैं? प्राकृतिक। बाकायदा हम लोगों ने जन्म लिया और एक दिन हमारी क्या होगी? मृत्यु भी होगी, है ना। तो बच्चों ये है कंपनी का व्यापार। कंपनी जो है उसको व्यक्ति का नाम दिया गया, कृत्रिम व्यक्ति का नाम दिया गया। कैसा नाम दिया? कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति का नाम दिया गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या होता है कि जो ए और बी थे, जो दुनिया पैसा देती है, दुनिया जो पैसा देती है वो किसको देती है? पैसा उस कंपनी को देती है भैया। इससे वहां के निदेशक को या उसके सेक्रेटरी का मुंह देख के नहीं देती है, कंपनी का नाम देख के देती है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं ये चीज खरीदा हूं, तो बोलते हो ना मैंने अमेजोन से खरीदा है, आप कंपनी का नाम लेते हो। डायरेक्ट किसका नाम लेते हो? कंपनी का। उस कंपनी के मालिक का नाम नहीं लेते हो। किसका नाम लेते हो? सीधा कंपनी का नाम लेते हो, उस कंपनी का नाम लेते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये होता है बच्चों क्या? कंपनी। इसको बोला कंपनी, यानी एक प्रकार से कृत्रिम व्यक्ति है। तो कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब कल को कस्टमर को अगर केस करना है या इसको किसी प्रकार का मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हुई या माल खरीद रहे या बेच रहे, तो किसके नाम से बिल कटेगा? उस कंपनी के डायरेक्टर के नाम से बिल कटेगा कि कंपनी के नाम से बिल कटेगा? कंपनी के नाम से। कंपनी अपने आप में क्या है? व्यक्ति की तरह ट्रीट करो उसको, कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है। दूसरा होता है विधान द्वारा निर्मित। क्या है? विधान द्वारा निर्मित। ये विधान द्वारा निर्मित है। विधान द्वारा निर्मित मतलब ये होता है कि विधान, कानून के द्वारा क्या किया गया? इसको निर्मित किया गया है। मतलब कृत्रिम व्यक्ति बट कानून के द्वारा। कानून यानी विधान। अभी बोलोगे सर कानून विधान क्या होता है? सुनना, देखो अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं, जैसे ये व्यापार अकेले आप कर रहे होते, तो क्या आपको कोई नियम कायदे की जरूरत है? कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं। भाई जब मर्जी तब दुकान खोलेंगे, जब मर्जी तब दुकान नहीं खोलेंगे, जब मर्जी तब दुकान खोलना है, जब मर्जी तब दुकान बंद करेंगे, मूड नहीं हो तो दुकान खोलेंगे ही नहीं, चलो आज छुट्टी मना लेते हैं ना। कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसका व्यापार में मालिक हो, तो फिर क्या लगेगा उनके बीच में? एग्रीमेंट, सल्लेख, लिखित एग्रीमेंट रखेंगे, नियम कायदे बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे और आपसी सहमति से बनाया जाएगा। सही बात है, सबसे सहमत होकर आपस में बैठ के आपस में लोग नियम कायदे बनाएंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वहां नियम की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर। तो क्या आपसी सहमति में बैठकर नियम बना सकते लाखों करोड़ों लोग? नहीं। फिर वहां पर क्या थोपा जाता है? कानून। जैसे हमारा देश है, अब हमारे देश में सब लोग, करोड़ों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो हमारा देश क्या हो रहा है? चल रहा है। किसी एक व्यक्ति से देश नहीं चल रहा है, करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके देश क्या हो रहा है? चल रहा है। तो करोड़ों लोग मिलकर काम कैसे चल रहा है? तो भाई करोड़ों लोग से नियम कायदे तो नहीं बनाएंगे, तो फिर वहां पे कानून थोपा जाता, सीधा नियम बना दिया जाता और बोलता है भाई ये कानून और सबके ऊपर क्या होगा? लागू होगा। सबके ऊपर क्या होगा? लागू। वैसी कंपनी कोई छोटी मोटी जगह नहीं भैया, कंपनी में लाखों लोग जुड़े हुए, देखो ना लाखों मालिक है कंपनी के,
तो लाखों इंप्लॉई होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है कि नहीं, लाखों इंप्लॉई। अब कई लोग बोलते हैं ना मैं सैमसंग कंपनी में हूँ, अब सैमसंग कंपनी जो है साउथ कोरिया की कंपनी, कभी साउथ कोरिया देखा नहीं होगा वो, कभी गया नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी बोलते हैं मैं सैमसंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस कंपनी से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एक कंपनी इतनी बड़ी संस्था होती है कंपनी कि केवल एक व्यक्ति नहीं रहता उसमें, लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर लाखों करोड़ों जुड़े होते हैं, किस रूप में, मालिकों के रूप में भी जुड़े हुए होते हैं, इंप्लॉय के रूप में भी जुड़े हुए होते हैं, लेनदार के रूप में भी जुड़े हुए होते हैं, बहुत तरीके से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो भैया फिर वहाँ पर जब लाखों लोग मिलकर काम कर रहे एक छत्र के नीचे, तो वहाँ नियम कायदा नहीं चलेगा, वहाँ पे सीधा क्या चलेगा, कानून चलेगा, सीधा कानून बनाया जाएगा। तो ये विधान द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा निर्मित होता है, कानून के द्वारा निर्मित होता है, विधान के द्वारा निर्मित होता है। यही कारण है इसको बोलते हैं कंपनी अधिनियम 2013, सुने हो ना, कंपनी अधिनियम 2013, ऐसा वो कंपनी अधिनियम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बोल रहे हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार, इसका क्या होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। देखो अब जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, अभी इसकी डेथ होगी तो इस व्यापार का मालिक कौन बन जाएगा, इसका बेटा, ठीक है। उसके बेटे की डेथ होगी तो फिर उसका व्यापार का मालिक कौन बन जाएगा, उसका बेटा। सही बात है कि नहीं है। लेकिन भैया कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी मरती नहीं है, कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी या तो शुरू होगी या तो सीधा क्या होगी, बंद होगी। कंपनी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ऐसा नहीं कि कंपनी का मालिक मर गया, कोई दूसरा जैसे कंपनी का अंशधारी मर जाएगा तो भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के मालिक बदलेंगे नहीं। आई बात समझ में। तो ये होता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, मतलब कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं होता है, कंपनी के जो अधिकार होते हैं वो अविच्छिन्न होता है, कोई और उसको मतलब प्रा नहीं सकता। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा होता है पृथक, अगला होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व। देखो सबका एक अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व, सबका अस्तित्व, एक आत्मा होती है ना, अस्तित्व, आपका अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, सबका एक अस्तित्व है ना। वैसी कंपनी का भी क्या है, अस्तित्व है, और उसको पृथक वैधानिक अस्तित्व दिया गया है, मतलब एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया गया है और व्यक्ति बोला गया है, कंपनी को अस्तित्व के रूप में प्रकट किया गया है। इसको बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। वैध रूप से, कानूनी रूप से इसको क्या दिया गया है, सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है कि कंपनी भी एक व्यापार, देश का क्या है, व्यक्ति है, वो भी कमा रहा है और हमको क्या कर रहा है, टैक्स भर रहा है, और वो भी हमारे देश में एक व्यक्ति की तरह, आम नागरिक की तरह ही क्या है, एक व्यक्ति ही है वो भी। आया बात समझ में, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, ठीक है। इसके अलावा होता है इसका, ये तो हो गया पृथक वैधानिक अस्तित्व कृतम। इसके अलावा बोल सकते हैं यहाँ पर, हम बोल सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यापार संचालन, लोकतांत्रिक व्यापार संचालन। इसमें व्यापार का जो संचालन होता है लोकतांत्रिक रूप से होता है। मतलब देखो इसमें मालिक लोग 1 लाख लोग है कि नहीं, मालिक देखो जैसे 1 लाख व्यापार है, यहाँ अंशों की संख्या कितनी है, 1 लाख अंशों की क्या है, संख्या है, यानी 1 लाख मालिक है। अब इन लोग बोलेंगे कि भाई ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इन्होंने सोचा कि हम लोग आगे चल के लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बड़ा डिसीजन है। तो डिसीजन लेगा कौन, क्योंकि मालिक यहाँ 1 या 2 आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं। तो फिर वहाँ पे ना डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक वोट होगा। अगर 51% लोग बोलते हैं यस तो यस, अगर 51% या उससे अधिक लोग बोलते हैं नो तो नो, ऐसा रहेगा। जैसे हमारे देश में होता है ना, इलेक्शन में वोट देके हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर चुनते कि नहीं चुनते हैं। जो ज़्यादा लोग बोलेंगे तो भाई उन्हीं की मान्यता होगी, भाई जिसने चुना है तो फिर भाई जनता जो चुनी, जनता राजा है, जो जिसको चुन ले। वैसे ही यहाँ पर होता है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर होता है सीमित दायित्व। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वो है मतलब जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है तुम्हारा सीमित दायित्व। क्या है, सीमित दायित्व। इसके दायित्व सीमित होते हैं। सीमित दायित्व मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए पंकज ने किसी कंपनी के 100 रुपए के अंश खरीदा, कितने का शेयर खरीदा, 100 रुपए का मालिक बन गया, कंपनी के बन गया मालिक, ठीक है। अब कल को कंपनी को अगर घाटा होगा, जैसे कंपनी को 100 रुपए का अंश खरीदा, अभी 100 रुपए का अंश खरीदा है, अगर कंपनी को लाभ हुआ 20 रुपए का, तो कंपनी को अगर लाभ होता है 20 रुपए का तो इसके अंश की कीमत कितनी हो जाएगी, 120। कंपनी को अगर 30 रुपए का लाभ हुआ तो इसके अंश की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 रुपया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इन केस अगर कंपनी को हानि हुआ, जैसे मान लो कंपनी अभी इसके जैसे 100 रुपए का अंश खरीदा और कंपनी को क्या हो गया, हानि हो गया, जैसे मान लो 20 रुपए की हानि हो गई, तो इसके अंश की कीमत कितनी हो जाएगी, 80। अगर कंपनी को 30 रुपए का हानि हुआ तो इसके अंश की कीमत कितनी हो जाएगी। अगर कंपनी को 80 रुपए का घाटा हुआ तो इसके अंश की कीमत कितनी हो जाएगी, माइनस में नहीं होगी, किसमें होगी, 0। मतलब कंपनी इसके अंश की कीमत थी 50 लेकिन घाटा हुआ कितना, 80, तो इसका पैसा डूबेगा कितना, सिर्फ 50 ही डूबेगा। ऐसा नहीं होगा कि 30 रुपए जो आपने घर से लेकर आ, जैसे साझेदारी में होता था ना, असीमित दायित्व कम पड़ता था, याद करो घर से लेकर आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा पैसा डूबा है तो जितना लगा है उतना ही डूबेगा, उससे ज़्यादा नहीं डूबेगा। जैसे आपने किसी कंपनी के 100 रुपए के अंश खरीदे हैं
तो 100 रुपये ही डूबेगा, 100 रुपये से ज़्यादा जितना लगाया हो उतना ही डूबेगा भैया, उससे ज़्यादा कभी डूबेगा नहीं। सीमित दायित्व, कैसा दायित्व है? सीमित दायित्व है। आई बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है, तो ये होता है कौन सा दायित्व? सीमित दायित्व होता है। कोई परेशानी यहाँ तक तुम लोगों को? ठीक है, तो ये कुछ कंपनी की क्या होती है, विशेषताएं होती है। और एक दो विशेषताएं देख लेते, दिखाओ कुछ छूट रहा होगा तो देख लेते हैं, और कोई दो विशेषताएं हो तो देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की परिभाषा, कृत्रिम व्यक्ति, पुस्तक अतिरिक्त, अंशों का हस्तांतरण। हाँ भाई, ये देखो बिल्कुल सिंपल, अंशों का हस्तांतरण क्या होता है? अंशों का हस्तांतरण। इसमें अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। देखो जैसे मान लीजिए पंकज ने क्या किया, 100 रुपये किसी कंपनी के शेयर खरीदा। ठीक है, सुनना ध्यान से। पंकज ने क्या किया, किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर खरीदा। अभी मालिक कौन है? शेयर है, पंकज है। तो पंकज जैसी अंश का मालिक बना, जैसे मान लो मैं कंपनी हूँ, तो जैसी पंकज ने मुझे 100 रुपये का अंश दिया होगा तो मैंने उसको सर्टिफिकेट दिया होगा। ये अंश को उसको क्या कर दिया, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, सर्टिफिकेट मैंने क्या कर दिया, दे दिया। अब वो अंश का मालिक कौन है? पंकज मालिक है भाई। ठीक है, उसके पास 100 रुपये के अंश है। अब वो व्यापार में फर्म को रखा हुआ है, व्यापार में अपने अंश पूंजी को रखा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, व्यापार में लाभ हुआ, जैसे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो 20 रुपये का लाभ हुआ तो 20 रुपये पे हक किसका है? पंकज का हक है भाई 20 रुपये पे। तो क्या 20 रुपये मैं दूंगा पंकज को? नहीं, ये 20 रुपये भी मैं क्या करूंगा, व्यापार में लगा दूंगा, पंकज को नहीं दूंगा। 20 रुपये भी व्यापार में लगा दूंगा। और मैं क्या बोलूंगा, इसके अंश की कीमत कितनी हो गई? अब 120 रुपये हो गई। कितनी हो गई इसके अंश की कीमत? 120 व्यापार में लगा हुआ है। फिर व्यापार किया गया, अगले साल प्रॉफिट कमाए 30 रुपये, तो अब इसके अंश की कीमत कितनी हो गई? 150। तो बोलेगा सर मुझे पैसा चाहिए। अब कभी ऐसा भी तो वक्त होता है कि भाई इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी बोलेगा सर मेरे 150 रुपये दे दो, मेरे पास आएगा, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास आएगा, बोलेगा कंपनी जी मेरा 150 रुपये क्या कर दो, मुझे वापस कर दो। नहीं दूंगा वापस। हाँ, अगर इसको पैसे के रूप में बदलना है तो मैं पैसा वापस नहीं दूंगा। क्यों दूंगा भाई? एक बार अगर देखो, किसी भी कंपनी के अगर आपने एक बार अंश खरीद लिया तो जिंदगी में कभी उसका पैसा वापस नहीं मिलने वाला, आपको रोकड़ा नहीं मिलेगा ना। तो आप बोलोगे सर मुझे अगर रोकड़ा चाहिए तो क्या करूं? तो भाई आप कंपनी के पास नहीं जा सकते, रूल है कि आप कंपनी के पास नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, वो अंश किसी अन्य व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपके अंश की कीमत कितनी है? 150। और मान लो कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, मान लो मेरी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छा लाभ कमा रहा हूँ, लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए मर रहे हैं, उनको चाहिए मेरी कंपनी के शेयर, तो वहाँ पे पंकज उसका क्या उठाएगा? फायदा उठाएगा। मार्केट में निकलेगा, वैसे उसके शेयर की वैल्यू 150 रुपये, बट मार्केट में निकलेगा शेयर को बेचने के लिए। तो पता चला भैया शेयर का वैल्यू क्या है, तो पंकज ने देखा कि भाई शेयर का वैल्यू तो बेचने के लिए निकला। तब वहाँ पर क्या हुआ, अपना मुकेश आया और मुकेश बोला कि भाई मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूँ। पंकज बोला भाई ठीक है, कितने का? तो बोला, पंकज बोला 300 रुपये का बेचूंगा। वो बोला हाँ ठीक है दे दो 300 रुपये का। तो उसने 150 के शेयर को कितने में दे दिया? 300 रुपये में किसी और को बेच दिया। और देखो पैसे बदल लिया कि नहीं बदल लिया। फिर वो कुछ समय अंश को रखा होगा, फिर वो किसी और को बेच देगा, फिर वो किसी और को बेच देगा। यानी यहाँ पे मालिकाना हक का क्या होता रहता है? हस्तांतरण। कंपनी जैसे की तस रहती है, बस अंशों का क्या होता है? हस्तांतरण होते रहता है, बेचना चलते रहता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसको बोलते हैं अंशों का क्या? हस्तांतरण। इसके अलावा होता है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा का मतलब होता है कॉमन सील। क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, पहचान चिन्ह एक प्रकार से। क्या बोल सकते हैं? सार्वमुद्रा मतलब क्या बोल सकते हैं? पहचान चिन्ह, हस्ताक्षर। जैसे आप लोग का हस्ताक्षर है कि नहीं है? क्या है? हस्ताक्षर है ना आप लोगों का, उसको बोलते हैं क्या? सार्वमुद्रा। देखो यार, कंपनी का भी सब कानून वानून सब एक जैसा ही होता है, सब कंपनी का। तो हर एक कंपनी को उसका अलग कौन बनाता है? उसको अलग क्या बनाता है? सार्वमुद्रा। जैसे आप लोग हस्ताक्षर करते हो ना, वैसी कंपनी भी जो हस्ताक्षर करती है किस रूप में करती है? सार्वमुद्रा के रूप में। तो इस प्रकार देखो, व्यापार जो है कहाँ एकाकी व्यापार चालू हुआ था, फिर वो साझेदारी फर्म बना और आज क्या बन गया? कंपनी। तो कंपनी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपनी का पूंजी कैसे लगता है? 10 लाख कैसे लगा होगा? 1 लाख लोगों ने 10 रुपये लगाया होगा तो कितना आ गया होगा? 10। ये रुपये बदल भी सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देके मैंने बताया। इसको कहेंगे अंश, इसको कहेंगे सम मूल्य, और इसको कहेंगे क्या? अंश पूंजी कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बातें? कोई परेशानी? प्लीज नोट करिए। अभी क्या होता है, कंपनी के प्रकार सुन लो। देखो जनरली कंपनी के प्रकार जो होते हैं, कंपनी के प्रकार हमारे देश में कंपनी के 3 प्रकार की कंपनी होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी। क्या होती है? पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक कंपनी। इंग्लिश में इसको पब्लिक बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब जो पब्लिक का है। सुनो ना, पब्लिक पार्क मतलब कोई भी उस जगह पे घुस सकता है, पार्क में कोई भी बैठ सकता है ना, पब्लिक सबके लिए ओपन है। तो जो सबके लिए ओपन है उसको अपन बोलेंगे पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी का मतलब ये होता है कि इस कंपनी के कोई भी अंश खरीद सकता है।
जैसे इस कंपनी ने अंश जारी किया, इशू किया, तो आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ, कोई भी खरीद सकता है। पब्लिक कंपनी है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इस प्रकार की जो सार्वजनिक कंपनी होती है इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है जनरली? इसमें सदस्य संख्या कितने, इसमें कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो कम से कम इसमें जो सदस्य होंगे वो 7 सदस्य होंगे। इस कंपनी में कितने सदस्य होने चाहिए? 7। और अधिकतम अगर बात की जाए अधिकतम, तो अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, असीमित है। जितने अंश, असीमित है मतलब जितने अंशों की संख्या होगी उतने अंशधारी हो सकते हैं, मतलब सदस्य हो सकते हैं। आया बात समझ में? पब्लिक कंपनी। और आपको जो पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई, ये जो पूरा क्वेश्चन बनाओगे वो कौन सी कंपनी का बनाओगे? यही पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी का ही क्वेश्चन बनाने वाले हो, ठीक है। अगली आती प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब होता है निजी कंपनी। क्या होता है? निजी कंपनी। निजी कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, निजी कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इसमें प्राइवेट मतलब हर कोई इस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता। मतलब इस कंपनी ने अगर अंश जारी किया, जैसे 1 लाख अंश जारी किया, तो एक अंश कितने का? जैसे 10 रुपए का है, तो जैसे जारी किया तो हम नहीं खरीद सकते भैया, उसके जो सदस्य, उसके अंदरूनी सदस्य वही क्या कर सकते? खरीद सकते हैं। सबके लिए ओपन नहीं। जैसे पार्क होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्क है भाई, तो प्राइवेट पार्क कुछ लोगों के लिए ओपन है, हर किसी के लिए ओपन नहीं है, हर कोई वहां नहीं घुस सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी अगर अंश जारी करेगा तो हम, आप नहीं खरीद सकते, उसके उस सदस्य लोग ही खरीद सकते हैं। तो इसमें रूल क्या होता है? इसमें न्यूनतम, जो न्यूनतम सदस्य संख्या होगी, न्यूनतम इसमें 2 सदस्य होंगे और अधिकतम इसमें 200 होंगे। कितने होंगे? अधिकतम 200 तक हो सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? 200 से अगर 200 तक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम। अभी तीसरा प्रकार की कंपनी होती है एक व्यक्ति कंपनी। क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति कंपनी। तो एक व्यक्ति कंपनी, अब भाई आपके पास अगर पैसा है तो लगाओ, कौन मना कर रहा है? मतलब इस कंपनी का मालिक कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। इसमें कम से कम 7 होंगे, इसमें कम से कम 2 होंगे। तो आप बोलोगे सर मुझे अकेला व्यक्ति, मेरे पास पैसा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो 10 लाख रुपए है, मैं लगा सकता हूँ, मुझे दुनिया से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। जब पैसा है तो भाई खोल ले कंपनी, कौन मना करता है? तो उसको क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति कंपनी। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। देखो, मेरा काम मेन प्रैक्टिकल पढ़ाना है, तो ज़्यादा मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, पूरा डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई ये कंपनी के प्रकार है। बुक जब पढ़ोगे तो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कंपनी के प्रकार है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। अच्छा, अब बारी आती है अंशों के प्रकार की। किसी बारी आती है अंशों के प्रकार। अंश का मतलब क्या होता है? मैंने अंश का मतलब बताया कि आपने अगर 1 लाख लोगों से, यानी 1 लाख अंश से, एक अंश का कीमत अगर 10 रुपए है, तो कितना रुपए आ गया आपके पास? 10 लाख रुपए। 10 लाख आ गया, तो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं सममूल्य और इसको बोलते हैं अंश पूंजी। डन हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चा, अंशों के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के अंश होते हैं। कितने प्रकार के अंश होते हैं? एक होता है समता अंश। क्या होता है? और एक होता है पूर्वाधिकार अंश। एक होता है समता अंश और दूसरा क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश। अच्छा, पूर्वाधिकार अंश के सामने देखना एक % लिखा रहता है, बताऊंगा इसके बारे में, सुनो। समता अंश का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ए और बी ने शुरू में कंपनी चालू की, निर्देशक बनकर, कंपनी के निदेशक बन के, डायरेक्टर बन के। तो मैंने क्या बोला कि जब 1 लाख लोगों के, मतलब 1 लाख लोगों से कितना वसूल करने गए लोग? दुनिया से 1 लाख अंश वसूल करने गया था ना, 1 लाख लोगों से 10 रुपये वसूल करने गए। जब इन्होंने क्या किया, लोगों को स्कीम बताया अपनी कंपनी के, बोला कि देखो भाई, आप 1 लाख लोगों के पास गए कि भाई हमारे कंपनी है, हम कंपनी चालू कर रहे हैं और आप इस कंपनी में 10 रुपये क्या लगाइए? पूंजी लगाइए। अगर आपको लाभ हुआ तो आपका 10 रुपये 12 रुपये ही बन सकता है, ठीक है। तो सामने वाले ने बोला अगर हानि हुई तो सर आपका 10 रुपये 5 रुपये ही बन सकता है, और जीरो भी क्या हो सकता है? बन सकता है। तो देखो, जब दुनिया में गए तो वहाँ पे 2 प्रकार के लोग दिखाई दिए। एक जोखिम वाले जो जोखिम लेना पसंद करते हैं, और एक वो जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जो जोखिम लेना पसंद करते हैं वो लोगों ने क्या किया, इसको स्वीकार किया, दरवाजा खोले और बाकायदा बैठाए ए और बी को, और बिल्कुल चाय नाश्ता सब कराए, बोले ठीक है हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, ठीक है, लाभ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हानि भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं? जोखिम वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोखिम लेने वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब वो लोग 1 लाख लोगों से मांगने गए ना पैसा, तो ऐसे जोखिम लेने वाले बड़े कम मिले उनको, बहुत कम मिले। मुश्किल से कितने लोग कन्वेंस हुए पता है? 20 से 25 हज़ार लोग ही क्या हुए, इससे कन्वेंस हुए। तो अब इनके दिमाग में आया कि भाई जो बचे कुचे जो जोखिम लेने वाले लोग नहीं हैं, उनको हम लोग कैसे कवर करें? जो जोखिम लेने वाले लोग नहीं है उनको कैसे कवर करें? तो देखो, जो जोखिम लेने वाला है, जैसे आप अगर कंपनी के 10 रुपये के अंश खरीदोगे तो कितना मिलेगा आपको? 10 रुपये का अंश खरीदे, अगर कंपनी ने 10 रुपये लाभ कमा दिया तो पूरा 10 रुपये आपका, कंपनी का, आपके शेयर का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपये। जितना लाभ कमाया उतना किसका? आपका। हानि हुआ तो किसका? आपका।
ऐसे अंश को नाम दिया गया किसका? समता अंश का नाम दिया। किसको दिया गया ऐसे अंश का नाम? समता अंश। मतलब इसमें जो लाभांश रहेगा वो असीमित रहेगा। क्या रहेगा? असीमित लाभांश रहेगा। लाभांश ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। आया बात समझ में? ज्यादा भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? कम भी मिल सकता है। इसको बोलते हैं असीमित। जो जोखिम वाला है, कैसा है? जोखिम लेना जो पसंद करते हैं उनके लिए समता अंश। तो बोले वैसे लोगों को कैसे कवर किया जाए जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो कई लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास भी गए जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके पास गए होंगे तो बोलेंगे देखो भैया हमारा 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर खरीद लो, लाभ हुआ तो आपका, हानि हुई तो भी आपका। आपका वैल्यू अगर लाभ हुआ तो आपका शेयर का वैल्यू 15 भी बन सकता है, हानि हुई तो आपका शेयर का वैल्यू 2 रुपये ही बन सकता है। तो उसने क्या बोला? चल निकल यहाँ से, भगा दिया भाई, नहीं नहीं हमको नहीं खरीदना तेरा शेयर, चल जा, हम का जोखिम ले, इससे अच्छा तो हमारा पैसा बैंक में जमा ना कर दे, कम से कम ब्याज तो मिलेगा भैया, पैसा डूबेगा तो नहीं भैया। तो जोखिम लेने वाले लोग नहीं थे। तो इस बार उन्होंने जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए क्या बनाया? स्कीम बनाया। और क्या स्कीम बनाया? पूर्वाधिकार अंश। क्या स्कीम बनाया? पूर्वाधिकार अंश। अब क्या हुआ? जो जोखिम लेने वाले नहीं थे उनके घर गए और दरवाजा खटखटाए, बोले कि भैया ये जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। उनके पास गए, बोले देखो ये हमारा 10 रुपये का अंश है सर, नया अंश है। बोले जाओ यार लिख लो यहाँ से। बोले नहीं सर नया अंश, आप सुनो तो इसके बारे में, इसका नाम पूर्वाधिकार है। अच्छा, बोले ठीक है भाई, इस अंश का नाम क्या है? पूर्वाधिकार अंश है। ठीक है, ओके चलो सुन लेते भाई। आप ना इस कंपनी के इस अंश पूर्वाधिकार अंश आप 10 रुपये का खरीदो। कितने खरीदा आपने? 10 रुपये का। और देखो इस पूर्वाधिकार अंश के सामने एक परसेंट दिया होता है। जैसे यहाँ कितना परसेंट दिया है? 10% दिया है। तो आप जितने रुपए का अंश खरीदोगे हर साल उसका 10% आपको लाभांश मिलेगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा, और आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? आ जाएगा 10 रुपये, 10 रुपये का। यानी 10 रुपये का आपने अंश खरीदा है तो 10% कितना हुआ? 1 रुपये। 1 रुपये आपको हर साल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा ना, कम ना ज़्यादा। कंपनी चाहे लाभ कितना भी कमाए, कंपनी चाहे लाभ कितना भी कमाए, ज़्यादा कमाए कम कमाए, आपको कितना मिलेगा? ना कम ना ज़्यादा, कितना मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, ओके। और कैसे मिलेगा? समता अंश को अंश देने से पहले मिलेगा। समता अंश को लाभ देने से पहले मिलेगा, नाम ही पूर्वाधिकार है। सब कुछ पहले मिलेगा आपको, उनसे पहले मिलेगा आपको। बोले अच्छा ठीक है, और बेटा अगर हानि हुई तो मेरा शेयर का भाव गिरेगा? नहीं सर, आपका शेयर का भाव गिरेगा नहीं। मतलब अगर किसी साल कंपनी को हानि हो गया, जैसे तो हानि हो गया तो सर उस साल हम आपको लाभांश नहीं दे पाएंगे। उस साल हम आपको लाभांश, आपका शेयर का वैल्यू 10 का 10 ही रहेगा, आपका अंश का वैल्यू क्या रहेगा? 10 का 10 रहेगा। लेकिन जो 1 रुपये लाभांश हम हर साल आपके अकाउंट में डालते 10%, वो नहीं डाल पाएंगे। हाँ, लेकिन अगले साल अगर कंपनी को फायदा हुआ तो पिछले साल का लाभांश जो नहीं दे पाए थे और उस साल का लाभांश जो लाभांश देना है जिस साल का, 2 साल का लाभांश आपको कितना दिया जाएगा? 2 रुपये इकट्ठे दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा। या मान लो कंपनी लगातार 3 साल लॉस में चली और फिर तो 3 साल तक लाभांश नहीं मिलेगा, लेकिन शेयर का वैल्यू गिरा भी नहीं। लेकिन जब चौथे साल जब कंपनी लाभ कमाएगी तो 3 साल का लाभांश देगी और चौथे साल का मैंने 4 रुपये क्या देगी? आपको लाभांश देगी। कैसा लगा ये स्कीम? अच्छा लगा। और लाभांश किसके पहले मिलेगा? समता के पहले मिलेगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो बहुत सारे लोग बोले हाँ भाई ठीक है, चलो ये स्कीम अच्छा है भाई, ज़्यादा लालच भी नहीं है और हमारा लॉस भी नहीं हो रहा, पैसा डूबेगा नहीं, चलो भाई ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश का जो लाभांश मिलता है वो कैसा लाभांश मिलता है? सीमित लाभांश मिलता है, 1% के आधार पे। परसेंट कुछ भी हो सकता है, सीमित लाभांश मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जो वास्तविक व्यापार के मालिक होते हैं, सीमित लाभांश होता है। तो वास्तविक जो व्यापार के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? समता अंश वास्तविक मालिक होते हैं। वास्तविक जो व्यापार के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? समता अंश। ये तो बाहरी व्यक्ति होते हैं एक तरह से। समझ में आ गया? तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखो कंपनी कैसे इनको लाभ देती है, लाभ में हिस्सा कैसे देती है कंपनी। देखो समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो जैसे कंपनी को क्या होता है? लाभ होता है। देखना कंपनी को क्या होता है? सबसे पहले जैसे कंपनी को 100 रुपये लाभ हुआ तो कंपनी सब काट पीट के लाभ हुआ कंपनी को, सब खर्चे वर्चे घटाकर। तो कंपनी ने सबसे पहले गवर्नमेंट को कर देना है। क्या देना है? टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को वैसे मान लो कंपनी ने कुछ 40% जैसे टैक्स दे दिया, 40 रुपये टैक्स दे दिया। अब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा? 60। अब इस 60 रुपये पे किसका हक है? उस कंपनी के अंशधारियों का। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले उस 60 रुपये में पूर्वाधिकार को पैसा देगी। किसको देगी पैसा? पूर्वाधिकार अंश को पैसा देगी। किसको देगी पैसा? पूर्वाधिकार अंश को पैसा देगी। तो मान लो पूर्वाधिकार का हिस्सा जैसे कोई 100 रुपये का अंश है, सपोज 100 रुपये का अंश है और 100 रुपये में पूर्वाधिकार का जो परसेंट है वो 10% है। तो 10 रुपये किसको दे दी? अब कितना बच गया पैसा? 50 रुपये। इस सारे 50 पे किसका हक रहेगा फिर? समता लाभांश का। किसका रहेगा? ये पूर्वाधिकार लाभांश देंगे ना। क्या देंगे? पूर्वाधिकार लाभांश। लाभांश मतलब लाभ में हिस्सा। तो अब किसका रहेगा ये पूरा का पूरा लाभांश? समता अंश का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अब कभी कभी समतंस को यहाँ फायदा भी हो जाता है, कभी कभी घाटा भी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही स्टेप है। जो भी लाभ हुआ पहले सरकार को कर दो, उसके बाद जो बच जाए पहले पूर्वाधिकार को लाभ में हिस्सा दो, और उसके बाद जो बच जाए फिर लाभ में हिस्सा किसको मिलेगा? समतंसधारी को मिलेगा। तो इससे पता चला ना, पहले पैसा किसको मिलता है? पूर्वाधिकार को। मतलब इनको पूंजी की प्राथमिकता होती है, पूंजी प्राप्ति की प्रथम प्रायिकता। प्रथम प्रायिकता, पूंजी प्राप्ति की प्रथम प्रायिकता किसके किस प्रथम प्रायिकता जो होती, प्रथम प्राथमिकता, सॉरी प्रायिकता नहीं बोलेंगे, प्राथमिकता। जो प्रथम प्राथमिकता होती है वो किसके हाथ में होती है? पूर्वाधिकार अंश के हाथ में होती है। समझ में आ गया? तो आपको ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, आपको अंश बनाना है। क्वेश्चन में समतंस लिखा रहेगा ना तो उसके सामने समतंस लिख देना, पूर्वाधिकार लिखा रहेगा तो क्या लिख देना? खाली पूर्वाधिकार। और परसेंट लिखा रहेगा मतलब उसमें 10% लाभांश भी देते हैं। लाभांश वाभांश से आपका कोई वास्ता नहीं है, अभी इस साल नहीं आने वाला, सब वो कॉलेज में पढ़ोगे लाभांश वाभांश के बारे में। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ आपको एंट्री करनी है और कुछ नहीं है। नाम का भर फर्क है, सिर्फ किसका फर्क है? नाम का देख के डरना और नहीं, कोई एंट्री वेंट्री नहीं करनी, सिर्फ नाम का फर्क है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये है अंशों के प्रकार। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो बच्चों ये था क्या? अंशों के क्या प्रकार। कोई परेशानी है? नहीं है? पक्का नोट करिए। तो देखो ये मैंने आपको क्या कर दिया, थ्योरिकल क्लास बता दिया, ठीक है। ये पूरी थ्योरी बता दी कंपनी के बारे में। कल से इसका ना प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ना चालू कर देंगे। कल से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल अंश के बारे में समझ में आ गया? अंश पूंजी का मतलब समझ में आया? अंश का सम मूल्य समझ में आया? कंपनी क्या होती समझ में आया? चलो ठीक है, फिर कल से प्रैक्टिकल। ओके, चलिए, थैंक यू।